लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया था कि एरिया अंडर कर्व टॉपिक इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, राइट। तो कहीं ना कहीं डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे हर जगह, बट टॉपिक का नाम है एरिया अंडर कर्व। तो मतलब आपको एक कर्व दिया जाएगा, उस कर्व के ऊपर कुछ लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग हमको उसका एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा, राइट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ इस तरीके की चीजों के ऊपर डिस्कस किया था, ये वाला, राइट। इफ यू रिमेंबर, जैसे कि ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या होता था अगर आपको याद होगा तो? इसका मतलब हुआ एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस with lines x is equal to a and x is equal to b। इसका ये मतलब होता था। अब जैसे ये वाला सिनेरियो देखो, तो ये कर्व जो है ये अपना y is equal to fx का कर्व हो गया, ये x is equal to a का हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये x is equal to a, ये अपना x is equal to b का हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये अपना x एक्सिस हो गया। तो कर्व एक्स एक्सिस, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का जो एरिया आता है, उसी का वैल्यू कहीं ना कहीं हमको इस फॉर्मूला से मिलता था, राइट। अच्छा, सो क्योंकि कहीं ना कहीं हमको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो आप सबको कर्व्स का एक अच्छा खासा आइडिया तो होना चाहिए, राइट। जैसे कि क्वाड्रेटिक, यहाँ पे आपको मेनली अगर मैं बोर्ड्स के रिस्पेक्ट से बात करूं, तो बोर्ड्स के रिस्पेक्ट से वो आपको जैसे कि जो भी कोनिक सेक्शंस में हमने पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक हो गया, हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, तो इन सब का जो शेप है ना, वो आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सेवरल कर्व्स sometimes it is necessary to have an idea of the rough sketches of this curve, right। सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर हम किसी अलग अलग कर्व्स के अंदर उससे बाउंडेड एरियाज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमको ये तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए ना कि कर्व्स का एक्चुअली में शेप कैसा होगा, राइट। सो टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द कार्टेशियन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दिया जाएगा एक कर्व का, तो उसमें आप ये कुछ स्टेप्स है जो फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको बड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्री, इसका तो बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। सिमेट्री ये कह रहा है कि अगर कर्व जो है अनऑल्टर्ड रहता है, अगर हम उस इक्वेशन में x की जगह माइनस एक्स पुट कर देते हैं, मान लो जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप x के जगह पे माइनस एक्स पुट कर दो, तो उससे इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना। तो अगर उससे इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। इससे इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब 2x की वैल्यू के लिए 1y की वैल्यू आ रही है, ठीक है, 2x की वैल्यू के लिए 1y की वैल्यू आ रही है। जैसे कि अब पहले वाला क्या कह रहा था अभी जस्ट, कि अगर हम x के जगह माइनस एक्स रखते हैं और कर्व अनऑल्टर्ड रहता है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। तो इस केस में देखिए, अगर हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा बताओ? इस सिनेरियो में आप इतना तो देख सकते हो ना, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, राइट, अपवर्ड पैराबोला, और यहां पे जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा, राइट, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। यहां पे ऐसा देखो कि जो y है, अल्टीमेटली भाई साहब y और x तो वही कोऑर्डिनेट्स ही हुआ ना कहीं ना कहीं। तो उस तरीके से अगर देखोगे
तो आप समझो कि x कैन बी पॉजिटिव, यहाँ पे x चाहे तो पॉजिटिव भी हो सकता है या वो चाहे तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही जो a होता है, a, इसके ऊपर छोटा सा कंडीशन रहता है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हियर। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर a ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है और 4 भी हमारा ग्रेटर देन 0 नंबर है, तो फिर x चाहे हम नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रखे, दिस इज एक्स स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। तो एक्स स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, 4 हमेशा नॉन नेगेटिव है, a हमेशा नॉन नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली y क्या हो जाएगा, y भी नॉन नेगेटिव हो जाएगा। और y नॉन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो कर्व या जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, या फिर वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के नीचे आता है तो उस केस में वहां से कोई भी पॉइंट उठाओगे उस कर्व के ऊपर का, तो वहां पे y हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, y हो जाएगा नेगेटिव। बात समझ में आ रही है ना? इस सिंपल सा रीजन क्या है कि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे अगर आता है तो उस केस में y नेगेटिव हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, 4 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो चाहे x आप पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, स्क्वायर करने के कारण वो नॉन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में हमको 4 चीजें दिख रही है, उसमें से 3 पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, तो चौथा भी तो नॉन नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। रही बात एक्स की, तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ग्राफ है, नेगेटिव भी हो सकता है इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ग्राफ है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, राइट। तो सिंपल सा, कंफ्यूज मत होइएगा, x की जगह अगर हम -x रखते हैं और उससे ग्राफ में कोई चेंज नहीं आता है, तो आपको बस इतना ही दिमाग में क्लियर रखना है कि भाई साहब वो जो ग्राफ होगा, अनिकेत लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इवन जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में हम सॉल्व करते हैं ना, कभी कभार आपको डायग्राम दे देते हैं वो लोग, कभी कभार आपको खुद बनाना होता है, तो जब खुद बनाना होता है ना, तब एक रफ आइडिया तो होना जरूरी है, उसी के लिए ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। जो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीजें ऑलरेडी पता होंगी, क्योंकि उन्होंने कर्व स्केचिंग वाला जो टॉपिक है उसमें ये सब पढ़ रखा होगा। तो इफ कर्व रिमेन्स अनऑल्टर्ड, अब जैसे x की जगह -x रखने से अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता था, तो अब उसका उल्टा, अगर y की जगह हम -y रख देते हैं और उससे कोई अगर इक्वेशन में चेंज नहीं आता है, तो उस केस में सिमेट्रिकल किसके अराउंड होगा, x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं चाहता हूं किसका इक्वेशन बनाना, मैं इक्वेशन चाहता हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, ठीक है, 4ax, और यहाँ पे भी हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब इतना ही दिखेगा और मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं पता, भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक दो चीजें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी कि a ग्रेटर देन 0 है, 4 ग्रेटर देन 0 है, y स्क्वायर भी हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेगा, तो ये ग्राफ का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं आएगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं, या कहने के लिए कोई भी हिस्सा ग्राफ का ऐसा नहीं आएगा जो y एक्सिस के लेफ्ट में लाई कर रहा हो, है कि नहीं। तो उस केस में ग्राफ कैसा रहेगा, ग्राफ का शेप रहेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, ग्राफ का शेप रहेगा कुछ इस तरीके का। अब मैं सिमेट्री पे जो फोकस कर रहा था, हाँ हाँ, ये थैंक यू सिन्हा, दिस इज a ग्रेटर देन 0, ठीक है। गुड मॉर्निंग अंकित, गुड मॉर्निंग ऋतिक। तो अब यहाँ पे सिमेट्री की बात जो की जाती है ना, अब थोड़ा सा समझिएगा गाइस। हाँ, मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे जो एरिया फाइंड आउट करना है ना क्वेश्चन में, वो एरिया फाइंड आउट करना है इससे, ठीक है, इतना का, या फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मुझे जो एरिया फाइंड आउट करना है वो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इन दैट केस ये वाला एरिया
प्लस ये वाला, मतलब ये हो गया लाइन और कर्व के बीच का एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया लाइन और कर्व के बीच का एरिया। अब आप बताओ गाइस, क्या मेरे को पूरा एरिया फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर मैं सिर्फ इतना वाला पार्ट फाइंड आउट कर लूं, इतना वाला पार्ट फाइंड आउट कर लूं, तो ये अगर ए होगा तो ये भी ए हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अगर ये ए होगा तो ये पार्ट भी ए हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे टोटल एरिया जो होगा, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस ए। यस और नो? टोटल एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस ए। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस ए, ठीक है। एग्जैक्टली एक का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अंकित, एक बार आप लाइक राकेश जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा अंकित अभी प्रेजेंट है, चश्मे वाला या बिना चश्मे वाला, या तो फोटो लगा लो, फिर अंकित लिख के रखे हुए, देखो निकल गया वो तो। राकेश जी से पूछा हूं तो निकल गया है। अंकित एक बार बता दो, फोटो दिख नहीं रहा है अंकित, विदाउट विदाउट स्पेक्स या विद स्पेक्स, खाली ए लिखा हुआ आ रहा है, उनको अटेंडेंस लेना है। अच्छा राकेश जी, ये स्पेक्स वाला है, जिसके मतलब जिसके फादर कल आने वाले थे सेंटर पे। ऋतिक कह रहा है सर एक होता है ज्वाइन, दोनों का काम चल जाता है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं वो ओके सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर ना गाइस, आइडिया समझ में आ रहा है। साथ ही साथ ये है क्या, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, जहां पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज, और बेसिकली डिग्री ऑफ द इक्वेशन पॉलिनोमियल इज 2 राइट। तो ये इक्वेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये सिमेट्री आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अच्छा सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, अगर आपने थोड़ा सा भी अपना एनसीईआरटी को टटोला है तो फिर आपको दिखेगा कि भाई साहब इसके साथ साथ और भी केसेस रहते हैं, जैसे कि सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी हमें शेप हमारे माइंड में एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। सो अब अगर इसकी बात करें फटाफट, सो अच्छा सर्कल का इक्वेशन आपको पता है, जैसे अगर इसकी बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आपको पता चलना चाहिए कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और इस इक्वेशन से हमको 2 इंफॉर्मेशन निकालने होते हैं, सर्कल विद सेंटर, यहां पे सेंटर हो गया आपका 0,0 एंड रेडियस हो गया ए, ठीक है, रेडियस हो गया ए। तो जब आपको सेंटर पता चल जाएगा और आपको जब रेडियस पता चल जाएगा, तभी ना कहीं आप उसका वो ड्रॉ कर सकोगे, ग्राफ ड्रॉ कर सकोगे राइट। अंकित कह रहे हैं सर ज्वाइन मैं होता हूँ, काम उसका हो जाता है और कॉल मेरे घर पे चला जाता है, तो क्लियर कर लो यार, ब्रैकेट में विद स्पेक्स वाला लिख लो ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। मान लो कि जो रेडियस ए है वो इधर आएगा कहीं ना कहीं। अब आपको तो पता ही है कि मैं कितना अच्छा ड्राइंग करता हूँ। लगता है फोन करके उसको भी बुला लिया अंकित को अच्छा रुकिए मैं इसको रीनेम कर देता हूँ दोनों को। कितना गंदा सर्कल बना है भाई। चलो तो अब यहाँ पे सिमेट्री को कैसे हेल्प करेंगे, यूज करेंगे बताइए जल्दी। यहाँ पे अगर मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है तो उसके इसमें मैं क्या करूंगा, वेरी गुड प्रत्युष, एग्जैक्टली। मान लीजिए कि सर्कल जो है एक्चुअली में तो रियल सर्कल तो चारों मतलब सेम एरिया का होगा ना, चारों पार्ट्स, चारों क्वाड्रेंट कहने के लिए राइट। तो उस केस में ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो उस केस में जो हमारा टोटल एरिया रहने वाला है
दैट टोटल एरिया विल बी इक्वल टू 4 into 8। एक पार्ट का एरिया निकालोगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अब इन जनरल यहां पे आपको सर्कल का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इट्स नॉट जनरल इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ वो आप हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इनफैक्ट बुक्स वगैरह में वो x माइनस एच लिखते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में जो आपका सेंटर होगा, दो सेंटर हो गया आपका a कॉमा बी, और आपका जो रेडियस हो जाएगा दैट विल बी r। तो एक छोटी सी चीज जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि राइट साइड में r स्क्वायर है, तो बहुत बार स्टूडेंट्स जो है ना रेडियस को r स्क्वायर लेते हैं, बट रेडियस इज एक्चुअली r, ठीक है ना। तो इफ यू कंपेयर इट विद द ऊपर वाला इक्वेशन, तो मैंने सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है, ए भी प्रेजेंट नहीं था, बी भी प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए मैंने बोला कि उसका जो सेंटर होगा वो 0,0 पे लाई करेगा, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो अभी फिलहाल अच्छा, एक दो छोटी मोटी चीजें और। अगर आपको एक ऐसा मान लो मैंने दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, इसका एक रफ ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसका एक रफ ग्राफ आपको ड्रॉ करना बहुत जरूरी है इसके इंटीग्रेशन, मतलब एरिया अंडर कर्व के लिए। तो एक बार सबको अपने बुक में ट्राई करो, आई विल गिव यू जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम देता हूं, एक बार प्लीज इसे ट्राई कीजिए। इसका एक रफ ग्राफ बनाना है। रफ ग्राफ का मतलब मेनली शेप आपको समझ में आना चाहिए, एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट करेगा, वाई एक्सिस पे अगर कट करेगा तो कहां कट करेगा, बस ये दो तीन छोटी मोटी चीजें। प्रत्युष पैराबोला तो बनेगा, सबको पता है यहाँ पे। मेरा पॉइंट है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगा, वाई एक्सिस पे कहां कट करेगा, ठीक है, वो चीजें। वेरी गुड अनिकेत। जैसे आप सबने एटलीस्ट एक बार इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने की कोशिश की होगी, तो वहां से आपको ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 मिला होगा। वेरी गुड सिन्हा। वाई एक्सिस पे कहां कट होगा अनिकेत, अदिति, आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे कहां कट होगा वो तो बता दिया, वाई एक्सिस पे कहां कट होगा ये बताओ। प्रत्युष गलत है। देखिए, दो तीन छोटी मोटी चीजें, ओके। नहीं प्रत्युष, सेंटर से नहीं जाएगा ये, सेंटर से जाएगा जिसमें कांस्टेंट 0 होता है। देखो, अब इसके लिए भी छोटी सी चीज आप यहाँ पे ये याद रख सकते हो, एक तो सिमेट्री वाला पार्ट आप ध्यान रखिएगा, मतलब कि आपको जो भी जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक देख लिया, सर्कल देख लिया, फिर कुछ टाइम में मान लो एलिप्स देख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एलिप्स, जनरली आपको एलिप्स मिलता है, सर्कल मिलता है एंड क्वाड्रेटिक मिलता है, तो यहाँ पे तो सिमेट्री आराम से निकल आती है, ठीक है।
तो सिमेट्री पहचानना तो एक आपका काम रहेगा। दूसरा, हमें ये भी जानना पड़ता है कि इंटरसेक्शन विद एक्सिस, एक्सिस मेनली वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वहां जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का वाई कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, पढ़ लो। टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द कर्व विद एक्स एक्सिस, रिप्लेस y with 0 in the equation of the curve and get corresponding values of x। ये कह रहा है कि x एक्सिस के ऊपर वो कहां कहां कट कर रहा है, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हम सिंपली y को 0 पुट कर दे और उसके अकॉर्डिंग में जो जो x की वैल्यूज आए वो निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन वो कर लेते हैं। यहाँ मान लो कि अभी हम x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो पॉइंट्स ऑन x एक्सिस ये निकालना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, y इज इक्वल टू 0 करेंगे। y इज इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो अब x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा या फिर -1 होगा। तो अब x का वैल्यू -1 मतलब कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा और x का वैल्यू 3 मतलब कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सिमिलरली अगर हम y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हमको इक्वेशन में x को 0 पुट करना पड़ेगा। y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकालना चाहते हैं तो x 0 पुट करना पड़ेगा। छोटी क्लास 9th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो ये कि एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस उसका ये ऑर्डिनेट 0 होगा, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस उसका एब्सिसा 0 होगा, ठीक है। सो उस हिसाब से अब अगर आप यहाँ पे y x को 0 करते हो, ये पॉइंट्स ऑन y एक्सिस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x को 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब x को 0 पुट करेंगे तो उस केस में देखो इक्वेशन में पुट कीजिए, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, तो ये तो 0 हो गया, बचा कितना -3, ठीक है, -3। तो उस केस में हमारा जो पॉइंट आएगा वो कहीं इस जगह पे आएगा, ठीक है। सो अब अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें तो ये कह सकते हो कि यहां से वो कहीं ना कहीं घूम जाएगा शायद, नॉट श्योर फिलहाल। क्या ग्राफ बनाता हूं यार मैं, इसीलिए मैंने बायो छोड़ा था, ठीक है। भावनाओं को समझो। दिस इज माई कर्व ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। कर लो बेइज्जती कर लो, कितना शानदार ग्राफ है कह रहे। ओके सो नाउ अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि हम ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे उनको पता होगा कि सर जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, जब हम ग्राफ लाइक एरिया की बात करते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई लाइन वगैरह लगा हुआ था, मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे कुछ लाइन वगैरह लगा हुआ था, ठीक है। ये हमको एरिया निकालना था इस कर्व के बीच में और लाइन के बीच में, कर्व के बीच में और लाइन के बीच में। तो अब ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया, फिर ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा पार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं A1 A2 A3 A4 करके नाम दूं तो याद कीजिएगा कि जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं, तो हमको मिलता है एल्जेब्रिक एरिया, ठीक है। एक काम करते हैं, ये देखो, व्हेन आई डू इंटीग्रेशन a to b fx dx, तो आई एक्चुअली गेट एल्जेब्रिक एरिया। हाँ, यहाँ पे एरिया जो लिखा हूं एल्जेब्रिक एरिया मिलता है। अब एल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या होता है, याद कीजिए, क्या बताया था मैंने, एल्जेब्रिक एरिया क्या होता है, बस आपको कहने के लिए, व्हेन यू सॉल्व
when you will perform the integration, ठीक है, in that case area with sign आएगा. Aditya Mohan, with maybe negative नहीं, algebraic area can be positive, it can be negative. ठीक है, algebraic area can be positive, it can be negative. जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको कह रहा हूं कि आप x dx का इंटीग्रेशन परफॉर्म कीजिए 1 से लेके 2, ठीक है, और मैं इसी का इंटीग्रेशन अगर आपको परफॉर्म करने दूं, इंटीग्रेशन x dx 2 से लेके 1, तो इस केस में तो आपको वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इस केस में जो आपको आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो बेसिकली जो कह रहा हूं कि ये जो इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये आपको एल्जेब्रिक एरिया की वैल्यू देता है. नाउ एल्जेब्रिक वैल्यू, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरिया पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. लेकिन आप ही बताओ कि क्या एक्चुअली में एरिया नेगेटिव हो सकता है? एक्चुअली में तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता. तो उस केस में मैंने इनको बताया हुआ था कि जहां पे भी एरिया नेगेटिव आता है तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, उस केस में हम लगा देते हैं 2 डंडे, मॉड. ठीक है, तो मॉड लगाने के कारण वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू जो रहेगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो यहां पे जैसे कि ये वाला पार्ट है, तो ये जो ग्राफ है ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है और हमारा डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है लेफ्ट से राइट. तो इस केस में ये जो आउटपुट आएगा ये पॉजिटिव आएगा, चाहे y कुछ भी हो ये पॉजिटिव आएगा फॉर श्योर. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है f(x greater than equal to 0 for all x belonging to a to b. सिमिलरली इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2, इफ f(x), एक मिनट गाइस, गाइज जस्ट गिव मी 1 मिनट. हाँ, एक अर्जेंट फोन कॉल करना है, यहाँ पे 11th वालों की क्लास है 9 बजे, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट. अच्छा, मीनवाइल आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ. आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं. हाँ, तो आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए प्लीज. अच्छा, वर्क इज डन. सो चलिए एक बार ये क्वेश्चन कर लीजिए. अभी तक हमने जितना डिस्कस किया ना उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो. ठीक है, तो ट्राई इट आउट वंस. सबके लिए सिंपल सा चीज बता रहा हूँ कि ये टॉपिक में ना आप कुछ नया तरीका नहीं सीखते हो. जो डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करने का जो प्रोसेस या जो स्टेप्स है ना वही यहाँ पे फॉलो होते हैं. मेन जो लोगों को दिक्कत होती है वो एरिया किसके बीच में आएगा, कर्व का शेप क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक का एरिया लेना है, वहीं पे लोग फंसते हैं. ठीक है, तो माई फोकस इज कि दैट पार्ट शुड गेट क्लियर फॉर एवरीवन. अगर किसी को शेप्स वगैरह क्लियर है ना एरिया का तो दिक्कत ही नहीं होगी. तो आदित्य मोहन का आंसर आया है 14 और मिली का आंसर आया है 14/3. बोथ ऑफ यू, आई जस्ट डोंट हैव द क्वेश्चन. सुबह उठ के मैंने आधे घंटे के अंदर ये फटाफट 1-2 फाइल से कट कॉपी पेस्ट किया, तो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन हियर. ऋतिक का आया 16, अनिकेत का आया 16 - 4√2. तो 4 आंसर आए अभी तक. कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है. पहला ऑप्शन आया है आदित्य का 14, फिर नेक्स्ट है मिली 14/3, ऋतिक आया 16 पे, अनिकेत आया 16 - 4√2 पे. अब प्रत्युष जो है फिलहाल ऑप्शन ए को सपोर्ट कर रहा है, श्रेया आई है वो ऑप्शन बी को सपोर्ट कर रही है.
आदित्य राज ने एक नया ऑप्शन दे दिया है। आदित्य कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, 5वां ऑप्शन नहीं रहता, 50-50 करके ऑप्शन कम करते हैं हम लोग। सबसे पहले ट्राई टू मेक दैट रफ ग्राफ। ठीक है, हमें ये इतना तो पता चल गया कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो y की जगह -y भी पुट करोगे तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उस केस में ये ग्राफ किसके अराउंड सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के अराउंड। ठीक है, अंकित अभी सॉल्व करूंगा तो आंसर निकल कर आ जाएगा। हर्ष कह रहा है मैं किसे सपोर्ट कर लूं, आंख बंद करो, हाथ जहां पे रुके वहां पे। मिली का कहना है 14 होगा सर। हाँ, अच्छा, अब लोगों के आंसर 14 आना शुरू हो गए हैं क्या? Anyways, so now this is the graph of y square is equal to 9x. अच्छा, अब यहां देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे अब x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4। अब गाइस आप ये देखो, हमारा सबसे पहले जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अभी फिलहाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो अगर हम y की वैल्यू निकालने जाएंगे तो +-3x हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, हमको y अकेला चाहिए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं y dx का, मतलब fx dx का। ठीक है, तो fx मतलब y चाहिए। अभी y स्क्वायर दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हमको पहले स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाना है तो हमको प्लस माइनस मतलब रूट भेजना पड़ेगा। जब रूट दूसरे स्क्वायर दूसरे साइड में भेजते हैं तो प्लस माइनस का रूट लगता है। ठीक है, अब क्योंकि सिंस x का वैल्यू 1 से x का वैल्यू 4 तक, x का वैल्यू 1 से x का वैल्यू 4 तक, हमारा जो y रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, जो y रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमको पॉजिटिव वाला y चाहिए, तो इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो ये ग्राफ, ये हमारा कर्व हो गया। इसके अलावा ये हमारा x एक्सिस है, ऑब्वियस सी बात है, और पॉइंट्स आ गए x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं अभी उसका लाइन ड्रॉ कर दूं, x इज इक्वल टू 1 मतलब यहां होगा, एंड x इज इक्वल टू 4 मान लो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे, ये पॉइंट हो गया हमारा 1,0 और ये पॉइंट हो गया हमारा 4,0। ठीक है, तो आपको एक्चुअली में जो एरिया फाइंड आउट करना है, वो एरिया कहां पे फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इज दिस क्लियर गाइस? क्या यहां तक क्लियर है? बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद दिक्कत नहीं होगी, जो भी दिक्कत होगी किसी भी स्टूडेंट को, वो इसी पोजीशन पे होने वाली है। ठीक है, तो ये वाला आपको ग्राफ का एरिया निकालना है। अब मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि भाई साहब जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो y dx आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx fx dx। तो अब हम चलते हैं, इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 4, 1 से लेके 4 3x dx, 1 से लेके 4 3x dx। ठीक है, अच्छा, आदित्य रात का पूछना है कि सर नीचे वाला पार्ट कैसे हटाएं। आदित्य, हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, y स्क्वायर इज सर इक्वल टू, x पे से रूट नहीं हटेगा ना, x पे तो रूट रहेगा ही।
Oh yes, yes, yes. Thank you, thank you, thank you, thank you. तो आदित्य y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x दिया हुआ था, बट जो भी इंटीग्रेशन होता है ना, वहां पे हम fx dx का इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब fx विद रेस्पेक्ट टू dx होता है, तो fx करेस्पॉन्ड्स टू ओनली y, तो y के ऊपर जो भी पावर होगा वो हमको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना था। स्क्वायर को जब दूसरे साइड में भेजेंगे तो प्लस माइनस का रूट लगेगा। अब जब प्लस माइनस का रूट लगेगा ना, तो उस केस में आपका प्लस ये अब यहाँ पे हमको जो x का कंडीशन दिया हुआ था, x का वैल्यू 1 से लेके x का वैल्यू 4, अब x का वैल्यू 1 से x का वैल्यू 4 के लिए हमारा y क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो y क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट पिक किया, क्योंकि देखो ना x एक्सिस भी है ना, ये x एक्सिस भी है। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हुआ था यार क्वेश्चन में, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हुआ था क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हुआ है, इसीलिए हमने वो वाला एरिया पिक किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला होता तो सिमेट्री का हेल्प लेकर हम डबल कर देते, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे 3 तो हमारा बाहर आ गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर 1/2, तो ये बन जाएगा आपका x का पावर 3/2 और नीचे का 3/2 ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 से लेके 4 का लिमिट, सो ये 3 और ये 3 तो कट गया, 2 बाहर रहेगा, और अंदर की बात करें तो 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये 4 का पहले रूट कैलकुलेट कर लो, हो गया 2, फिर 2 का क्यूब करोगे 8, यहाँ पे 1, तो 8 माइनस 1, so 2 into 7 becomes 14 square units. So this will be my final answer. This will be my final answer. बोलिए ये समझ में आया क्या? इसको 1 करोड़ का चेक चाहिए, आंसर सही हुआ है। वैसे आदित्य मोहन वाज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया दिया था। अनिकेत कहां पे गलती हुई, क्लियर है? ठीक है, चलिए। सो आई होप आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि अब हम ग्राफ या कर्व्स ट्रेसिंग के ऊपर हम क्यों फोकस कर रहे थे, राइट। इस तरीके से हमें हेल्प करता है। और मेन पार्ट कहां पे आता है, मेन पार्ट आता है कर्व का पार्ट हमको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहां से लेके कहां तक का एरिया कैलकुलेट करना, उसके बाद के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो मेन हमें जो सीखना है वो ऊपर वाले पार्ट में ही सीखना है, ठीक है। चलिए पहले स्लाइड पे आ जाते हैं वापस से। तो अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस किए, कर्व ट्रेसिंग क्यों जरूरी है, सिमेट्री हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे, और साथ में एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे। सिमेट्री बताने के टाइम पे मैंने बताया कि भाई साहब आपको ऐसा केसेस आ सकता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या फिर कोई भी इक्वेशन जहाँ पे एक्स की जगह -x अगर रखते हैं तो इक्वेशन में चेंज नहीं आता, उस केस में जो ग्राफ रहेगा वो y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक रहेगा। सिमिलरली अगर y की जगह -y रखने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो उस केस में जो आपका ग्राफ रहेगा वो x एक्सिस के अलोंग सिमेट्री रहेगा, ठीक है। आदित्य राज जस्ट गिव मी 1 मिनट टू आंसर योर क्वेश्चन, ओके। तो उसके बाद मैंने फिर आपको सर्कल के केस का बताया कि सर्कल में क्या हो जाएगा कि सिमेट्री जो है वो कहने के लिए सर्कल जो है वो विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन एक्सिस ये सर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आप उस केस में एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए और उसका इंटू 4 करेंगे हम लोग, ठीक है, इंटू 4 करेंगे। इसके अलावा जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जहां पे a, b से आपको सेंटर में के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और r विल बी योर रेडियस, ठीक है। r स्क्वायर रेडियस नहीं होते, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद ये कर्व like I gave you a simple quadratic equation y is equal to x square minus 2x minus 3। मैंने बोला कि भाई साहब आप इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि हमारा
एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो हमने इसके एक्स एक्सिस के पॉइंट्स निकाले और इसके वाई एक्सिस के पॉइंट निकाले और उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ का शेप बना दिया, ठीक है। अच्छा, यहीं पे मैं जब बात कर रहा था तो लाइक आई हैड टू गिव यू द क्वेश्चन, तो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन दिस पार्ट। अच्छा, अब इसका बात सोचिए गाइस, आप याद करो कि जो एक्स एक्सिस के अगर यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करें y dx का, अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करें y dx का, और मान लो कि ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, ठीक है, a से लेके b का, a से लेके b का y dx का इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, तो उस केस में this will be our a1, I am naming it, huh? This is a1, this is a2, this is a3 and this is a4। तो जो हमने डिस्कस किया है कि इंटीग्रेशन से हमको क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको a1 एंड a2 ये मिलेंगे पॉजिटिव, राइट। आपको ये पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया है। a3 एंड a4 आपको मिलेगा नेगेटिव, राइट, क्लियरली, बिकॉज एक्स एक्सिस के नीचे है वो, और हमारा डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो उस केस में जब आप एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट कर रहे होगे, उस केस में अगर आप एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट कर रहे होगे तो वो हो जाएगा कितना, a1 प्लस a2। अब a3 नेगेटिव है तो हमको a3 पे मॉड लगा लेना होगा, मतलब जो भी नेगेटिव होगा माइनस साइन हटा देना है। सिमिलरली a4 नेगेटिव होगा तो a4 पे भी मॉड लगा देना है, क्लियर। तो a3 और a4 कैसे नेगेटिव होगा, दिस वी गॉट टू नो फ्रॉम आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इस कर्व का टोटल एरिया जब कैलकुलेट करोगे तो a1 a2 का वैल्यू जैसे आएगा वैसे ही रखेंगे, लेकिन a3 और a4 के केस में हम माइनस साइन को हटा देंगे, ठीक है। फिर ये डिस्कस किए थे कुछ छोटी मोटी चीजें कि अच्छा ये पार्ट हम एक्चुअली में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं इसमें भी और टाइम स्पेंड नहीं करने वाला। सिमिलरली अगर आपको ये वाला सिनेरियो मिलता है तो वही कुछ क्विक रिवीजन अगर करना है तो fx is less than 0, fx is less than equal to 0 and direction of integration is towards right। तो जब डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होता है लेकिन ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ जाता है तो उस केस में एरिया मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो आई, ठीक है, लेट मी नेम इट आई, तो आई यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू फॉर श्योर, ठीक है, देख चुके ऑलरेडी लास्ट क्लास में। तो जब आप यहाँ पे एरिया बता रहे होगे तो एरिया बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहने के लिए उस आई के आगे एक तरीके से माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि उस आई का हम मॉड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऋतिक 2 टाइम्स ए नहीं लिखोगे यहाँ पे क्योंकि ए तो एक ही बार में आ जाएगा, ठीक है। ओके, लुक हैव अ लुक एट दिस कर्व। ऊपर वाले को बोले हैं जिसके पहले बताए थे, इसका ऊपर वाले के लिए, हाँ, तो यहाँ यहाँ पे नहीं क्या नहीं, है, इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे अच्छा अच्छा, ये वाला इसमें, पार्ट कह रहे हो। यस सर। नहीं तो यहाँ पे अभी जो मैंने गंदा सा शेप बनाया है उस गंदे से शेप में इतना तो दिख रहा है कि चारों के चारों एरियाज अलग अलग होंगे, तो आप 2 टाइम्स ए नहीं लिखोगे, ठीक है। a1 का वैल्यू a2 से अलग, a2 का वैल्यू a3 से अलग, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू a3 का एब्सोल्यूट वैल्यू a4 से अलग। तो उस केस में हम इसे वो नहीं करेंगे, मतलब a नहीं लिखोगे इन जनरल, आपको a1 प्लस a2 माइनस a3 माइनस a4 करना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्युष का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे मैंने लेस देन के साथ इक्वल टू क्यों रखा हुआ है, क्योंकि प्रत्युष fx करस्पॉन्ड्स टू y। अभी ये ग्राफ जो है वो y एक्सिस x एक्सिस को टच कर रहा है ना, x एक्सिस को कहीं भी टच कर रहा है मतलब उस जगह पे y क्या है, 0 है, इसीलिए fx लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग। अभी ये ग्राफ हो सकता था ना जाके यहाँ पे टच कर रहा हूँ, अभी फिलहाल ये ग्राफ टच नहीं कर रहा, बट यही मान लो ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, उस केस के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये टच करता तब
ये ग्राफ को देखिए, अब जब आप यहाँ पे वो निकालोगे, एरिया अंडर कर्व निकालोगे, ठीक है। अब एरिया अंडर कर्व निकालने में आप तो डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे। तो देखिए ये पार्ट है A1, ये पार्ट है A2, ये पार्ट है A3 और ये पार्ट हो गया हमारा A4, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब यहां हमको दिख रहा है कि A1 एंड A3, A1 एंड A3 एक्स एक्सिस के ऊपर है और टुवर्ड्स राइट है, तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा। A2 एंड A4 डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। तो देखिए इसकी जगह पे मॉड का साइन लगा हुआ है, देख रहे हो ना। ये हमारा A2 है, A2 कैसे पहचाना हमने, ये x1 से x2 तक का इंटीग्रेशन हो रहा है। A3 कैसे पहचाना, x2 से x3, तो ये x2 से x3 तक का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कोई मॉड नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे मॉड इसीलिए नहीं लगा हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। सिमिलरली अगला वाला पार्ट x3 से लेके ये b तक, तो x3 से लेके b तक A4 वाला पार्ट है, A4 नेगेटिव है, तो इसलिए मॉड लगा दिया गया ताकि उसका नेगेटिव माइनस साइन हम हटा दें, ठीक है। तो अगर हम इन जनरल A के टर्म्स में बात करते तो यहाँ जो नेट एरिया होता दैट विल बी A1 प्लस मॉड A2 प्लस A3 प्लस मॉड A4, ठीक है। सो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। ये जो भी लिखा हुआ है ये सब पढ़ लीजिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हम कर चुके हैं, तो छोटा सा रिवीजन हो रहा है। अच्छा अब इस पार्ट को देखो, आपका जो चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो दो भागों में डिवाइडेड है, एक तो सिंपल सा और दूसरा हो गया जहां पे आपको दो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू fx भी दिया होगा और y इज इक्वल टू gx भी दिया गया होगा। उस केस में आपको उन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकालना पड़ेगा। तो जैसे इसकी बात करते हैं, हमको परफॉर्म करना है ये, ठीक है, ये वाला परफॉर्म करना है। तो यहां हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन a से b fx dx माइनस इंटीग्रेशन a से b gx dx, ठीक है। अब यहां थोड़ा सोचो कि सिर्फ ये वाला पार्ट क्यों आया। लॉजिकली देखोगे, अगर मैं आपको बोलूंगा कि fx और gx के बीच का एरिया बताओ, तो आप वही पार्ट बताओगे जो शेड किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। बट अगर हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, अगर हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन a से b fx dx में हमको मिलेगा ये पूरा वाला पार्ट, ठीक है। हमको मिलेगा ये पूरा यहां तक, उसमें से क्या होगा, उसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं, ये माइनस करने का मतलब हम ये वाला पार्ट माइनस कर रहे हैं। तो लास्ट में इसके कारण हमारे पास क्या बचेगा, इसके कारण हमारे पास बचेगा दिस पार्ट, ठीक है। तो समझना बड़ा आसान है, कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे माइनस क्यों लगा रहे हैं ये आपको पता चलना चाहिए। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन, इज दिस पार्ट क्लियर, टेल मी। मैं एक बार वापस से ये पार्ट रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब आप इंटीग्रेशन fx dx परफॉर्म करोगे ना, इंटीग्रेशन fx dx परफॉर्म करोगे, तो उस केस में आपको यहां से लेके यहां तक ये पूरा एरिया आएगा। यू विल गेट दिस एंटायर एरिया, ठीक है। और जब हम उसमें से gx वाला इंटीग्रेशन को माइनस करेंगे तो कौन सा पार्ट माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, फिर हमारे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक है। इस केस में शेप देखो, इस शेप में क्या हुआ, यहां अगर हम बात करें तो जब हम fx dx परफॉर्म कर रहे होंगे, तो fx dx परफॉर्म कर रहे हैं बिटवीन दीज लाइंस, इस लाइंस के बीच में। तो हमको ध्यान से देखना हमको क्या मिलेगा, हमको ये पार्ट भी मिलेगा उस टाइम पे, ठीक है, हमको ये पार्ट मिलेगा। और इसके बाद जब हम gx वाला पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, gx वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो उस केस में
साइड वाले पार्ट एक तरीके से हट जाएंगे, ठीक है, साइड वाले पार्ट एक तरीके से हट जाएंगे। तो फाइनली उसके इसमें दोनों के बीच का एरिया क्या हो जाएगा, उसकी ये बाउंड्री रहेगी। ये जो साइड में पार्ट मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट हट गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हट गया। ओके, यस, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन कह सकते हो, राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन कह सकते हो। प्रत्युष, we are asking about the area between the two curves here ना, तो दोनों कर्व्स के बीच का एरिया यहाँ पे क्या रहेगा? उस केस में ये हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसे भी देखोगे तो वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट, ठीक है, वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट। लॉजिक देखो क्या रहेगा। ये से यहां से लेके यहां तक का अगर मैं बात करूं, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगेन आप ये कर सकते हो कि ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स कर लो, ठीक है, और ये आपका इधर से आ जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी जी एक्स कर लो, तो इस तरीके से ये आ गया। ओके, एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार इसको फटाफट आप लोग कैलकुलेट करो आंसर। इट्स वेरी मच सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। इस क्वेश्चन के जैसा ही है ये वाला, ठीक है। वहां पे y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x था, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। बड़ा जल्दी आप लोगों ने आंसर दे दिया यार, क्वेश्चन किया हुआ है क्या कहीं पे?
अच्छा एनसीईआरटी में सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइक जब y 0 होगा तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, तो वो पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और जब x का वैल्यू 0 है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो जो आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा वो कुछ इस शेप का बनेगा। अब यहाँ पे हमको बोला गया है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस एंड x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2। तो उस केस में हमारा जो ग्राफ, जो एरिया हमको फाइंड आउट करना है वो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो गया, एंड x इज इक्वल टू 2। अच्छा एक मिनट, x इज इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन हो गई, एंड x इज इक्वल टू 2 मतलब ये यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में अब हम कह रहे हैं कि ये कर्व, ये लाइन और ये x एक्सिस, तो यहाँ पे भी आ गया ना, ये वाला पार्ट भी तो काउंट करना है फिर, तो ये एरिया भी चाहिए और ये वाला एरिया भी चाहिए, दोनों चाहिए। अब इसकी बात करें, ये हमारा A1, और इसकी बात करेंगे तो ये हमारा A2 हो गया। ठीक है, अब A1 के लिए क्या होगा कि लाइक हमारा इफ आई फाइंड आउट द टोटल एरिया, तो देयरफॉर टोटल एरिया की बात करें तो इट्स गोइंग टू बी, सबसे पहले 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 y dx प्लस 1 से लेके 2 y dx, लेकिन ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा क्योंकि, इसीलिए मॉड, ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा इसीलिए मॉड। ठीक है, रोशन ग्राफ में बस क्या किया है रोशन मैंने कि ये हमारे को इक्वेशन दिया हुआ था, अब मुझे पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ तो पैराबोला होगा, साथ ही साथ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, तो अपवर्ड पैराबोला पता चल गया। अब हम बस इतना ही फाइंड आउट करना चाहते हैं कि x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा और y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, तो जहां x एक्सिस पे कट करेगा वहां y 0 होगा, तो इस इक्वेशन में y को 0 पुट किया तो x के 2 पॉइंट आए 1 और 2, और जब y एक्सिस के पॉइंट देख रहे हैं तो जब x 0 हुआ तो y निकला 2। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इतना हिस्सा निकालना है प्लस इतना हिस्सा निकालना है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है A1 ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन A2 वाला पार्ट नेगेटिव रहेगा, तो A2 वाले पार्ट के लिए हमको मॉड लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्युष क्या हो गया, आया समझ में ना A2 वाले पार्ट में मॉड क्यों लगा रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो अब इसका आंसर निकालो। प्रत्युष वो बीच में 1 आया यहां से ना, ये पॉइंट जो हमने y इज इक्वल टू 0 करके डाला, y इज इक्वल टू 0 करके जो डाला वहां से। ठीक है, सो नाउ चलो इसका फाइंड आउट करते हैं। y मतलब हमारा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। ठीक है, जीरो से 1, x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। ठीक है, 1 से लेके 2। कितना आ रहा है? जैसे ऋतिक का आ रहा है 1/3, प्रत्युष का 2/3, अनिकेत का 16/3, प्रीति का 2/3, मिली, आदित्य, इन लोगों का 2/3 आ रहा है फिलहाल। चलो चेक कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे पहला वाला पार्ट में जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो ऐसे भी सब कट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, तो खाली अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 क्यूब बाई 3, तो 8 बाई 3 हुआ, फिर 2 स्क्वायर बाई वो 4 बाई 2, 2 सो 6 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस, अगेन जो पहला पार्ट ब्रैकेट में लिखा है वही आना है कहीं ना कहीं, सो 1 बाई 3 माइनस 3 बाई 2 प्लस 2, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, नहीं मॉड है, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स क्विकली कैलकुलेट दिस एंटायर थिंग। तो विल टेक द एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 6 का, so we'll have 1 minus 3, oh sorry, 2 minus 9 plus 12, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम आएगा 3, ये -2 है, तो 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -6, और यहाँ पे तो फिर से वही पार्ट है। लास्ट वाला यार कटेगा नहीं यार, मॉड है, मॉड है, इसलिए मैं भी पहले यही लिखा, बट मॉड लगा हुआ है ना, तो ऐसे नहीं कटेगा अनिकेत। मॉड है ना, ठीक है। तो फाइनली वी हैव 12 14 माइनस 9 5 बाई 6, यहाँ से यहाँ पे आया 2 बाई 3 माइनस 5 बाई 6, ठीक है। देख रहे हो ना, वो अंदर नेगेटिव आ रहा है ऑटोमेटिकली, ये आया 6, ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 बाई 6 प्लस 1 बाई 6, so this becomes 1, this becomes 1, right? Is it clear? देखो नीचे वाला पार्ट तो लाइक इट्स नॉट डिफिकल्ट ना, मेन कहाँ पे लोग फंसे हैं, जैसे लोगों का 2 बाई 3 4 बाई 3 आ रहा था, आप में से बहुत लोगों ने इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया 0 से लेकर 2 के बीच में, बट ग्राफ क्या उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा था? नहीं कर रहा था, ठीक है। रीजन क्या था गाइस? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट, अब समझो आप में से कुछ लोगों का 2 बाई 3 जैसे आंसर आया ना, चलो एक बार क्विकली देख लेते हैं 2 बाई 3 2 से 0 वाला, क्विकली एक बार ये देख लेते हैं। देखो सब कोई, हाँ क्या होता, मतलब अगर आप ग्राफ नहीं बनाते तो हमारे पास है x² माइनस 3x प्लस 2, राइट। तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन y dx 0 से 2, हैव अ लुक, दिस इज आवर y x³ बाई 3 माइनस 3x² बाई 2 प्लस 2x, राइट। और यहाँ पे लिमिट हो गया हमारा, लिमिट हो गया 0 से 2। अब आपको पता है कि 0 पुट करके तो फायदा कुछ होना है नहीं, तो सीधा 2 पुट करते हैं। 0 पुट करोगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो खाली अपर लिमिट पुट करके यहाँ पे काम हो जाएगा। तो 8³ बाई 3 माइनस 4 बाई 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 2 4, ठीक है। दिस बिकम्स 8 बाई 3 माइनस 2, तो दिस बिकम्स योर 2 बाई 3। तो यहां से आप लोगों का 2 बाई 3 आया, ठीक है। बट ये रीजन आपका आंसर क्यों अलग आया, समझो अच्छे से। ये आया एल्जेब्रिक, मतलब कहने के लिए ये इस पूरे का एल्जेब्रिक एरिया आया, पूरे का एल्जेब्रिक एरिया आया, ठीक है। बट एक्चुअली में ग्राफ कैसा था, ग्राफ में कुछ हिस्सा ऊपर था, कुछ हिस्सा नीचे था। तो वो क्या किया, उसने आपको a1 माइनस a2 कैलकुलेट करके दिया। उसने आपको ये जो अगर बात करें ना इसका, तो दिस इज एक्चुअली a1 माइनस a2 अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, सॉरी a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, a1 is positive, a2 is negative,
और हमको क्या करना चाहिए था, हमको A2 का मॉड लेना था। तो अगर आप ये डायरेक्टली करने जाओगे तो A2 का नेगेटिव वाला पार्ट काउंट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमको A2 के आगे मॉड लगाना पड़ रहा है। आई बात समझ में? आदित्य मोहन, इज इट क्लियर? मिली, बात समझ में आ रहा है ना? ग्राफ क्यों जरूरी है, इसीलिए ग्राफ पे फोकस कर रहे हैं। सॉल्विंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना कि ग्राफ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। कितना टाइम बचा है? ये 4 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। देखो आदित्य, ये दिस इज रॉन्ग यार, ये मतलब आप याद रखे हुए हो शायद, पिछले क्वेश्चन में भी आपने फटाफट कर दिया था। ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम योर साइड, ट्राई नॉट टू मेमोराइज यार। तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो पूरा सॉल्व करने में हमें नहीं हो पाएगा। सो इंस्टेड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई विल टेल यू द प्रोसीजर, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है वैसे ही। एग्जांपल नंबर 1, देख रहे हो कितना अच्छा सर्कल बना इस बार। So now what are the points? This is a comma 0, this is 0 comma a, this is minus a comma 0, and this is 0 comma minus a, ठीक है। आपको क्या बोला, सिमेट्री लगाओ, इसका एरिया कैलकुलेट करो और इनटू इसका एरिया कैलकुलेट करो, इनटू 4 कर देना, ठीक है। सो इन दैट केस इंटीग्रेशन 0 से a y dx, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से a y dx। अब यहां से y निकालना होगा हमको, y निकालना पड़ेगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगाएंगे। आगे प्लस माइनस आएगा क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके a, तो ऊपर वाला पार्ट है ना ग्राफ का, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ से अगर आप y निकालोगे तो y विल कम आउट टू बी प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों को काउंट कर रहे हैं। सिंस द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a, 0 से a तक का लिमिट देख रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए जहां पे y पॉजिटिव है, x का वैल्यू 0 से a के बीच में y पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमने रूट के आगे प्लस साइन वाला लिया। और फिर आप इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना तो जानते ही हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, ये आप कर लोगे एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। फाइन, सो विल एंड द सेशन हियर। एक दो क्वेश्चन और लाया था। अच्छा ये देखो, ये ग्राफ बना हुआ है, ये मैंने एलिमेंटल एरिया का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया, मैंने कोशिश किया कि उसको बिना अवॉइड के ही काम कर ले। एलिमेंट्री एरिया कहते हैं इसको। अगली क्लास में इसका भी एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेंगे, बट जितना भी समझाया हूं उसके हेल्प से आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। 12-13 मैसेजेस आए हैं। डाउट क्लास देखो। अच्छा गाइस, थैंक यू फॉर दिस ज्वाइनिंग द सेशन। जिसको कोई डाउट वगैरह वो रह सकते हैं, बाकी सब जा सकते हैं। ऋतिक, रिगार्डिंग माय डाउट सेशन यार, अभी ना क्लासेस बहुत चल रही है मेरी, ठीक है।
सुनील सर कंपैरेटिवली बहुत फ्री रह रहे हैं, तो इसीलिए उनकी डेली डाउट क्लासेस लगाए गए हैं। बट आफ्टर लॉकडाउन वी आर गोइंग टू रन ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। नया सेंटर ले रहे हैं म्युनिसिपल चौक पे, तो वहीं पे हम ऑफलाइन क्लासेस प्रॉपर रन करेंगे। तो फिर तो वहीं पे रहूंगा मैं। क्लियर? अभी से आज के दिन में 3 क्लासेस है मेरी। अच्छा, प्रत्युष ने एक अच्छा चीज पिक किया है। प्रत्युष ने बोला कि सर यहाँ पे, प्रत्युष ठीक तो है यार, ऊपर ए लिखा हुआ है, यहाँ भी आंसर में ए के टर्म्स में है। सर मैंने क्वेश्चन डाला है चैट पे, तो बता दीजिए। हाँ, वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए जो मैंने पूछा था। 0 से 3 बाई x sin पाई बाई x। यहाँ पे जब बाई पार्ट्स लगाए थे तो क्या हुआ था? अनिकेत, जब आपने इसमें बाई पार्ट्स लगाया था, एक मिनट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटीग्रेशन 0 से 3/2 x, ये कह रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज ना कि ये जो कहाँ पे गलत हो रहा होगा कि जैसे हम लोग जब पाई के साथ अगर मल्टीप्लाइड है, पाई के साथ अगर ये मल्टीप्लाइड है तो ये रेडियंस में होगा। यहाँ पे जो लिमिट्स होते हैं वो एंगल्स, मतलब तो बाई पार्ट्स लगाए तो क्या है ये बताओ, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? सिंपली बाई पार्ट्स का क्वेश्चन तो दिख रहा है, x sin x वाला। सर नहीं आ रहा है आंसर। x cos, तो आंसर की गलत हो सकता है यार। बस इसे ही फाइंड आउट करना है निकित। अब इसका जो भी आंसर आ रहा है वही रहेगा। हो सकता है आपका पीछे की गलत हो, बट प्रॉपर बस x sin x वाला फॉर्म यूज किया मैंने। यहाँ पे प्लस आएगा, गलती से शायद माइनस लिखे हो सकते हो, बिकॉज sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x। अच्छा, यहाँ भी माइनस है यार, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन करोगे माइनस cos x आएगा, तो यहाँ का माइनस वाला प्लस बन जाएगा, फिर अंदर cos x बचेगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। तो इसके अलावा हमें और कुछ अलग नहीं करना है, जो भी करना है वो यहीं पे करना है, ठीक है। ओके सर। हाँ, प्रत्युष कहाँ पे जाना है? ये कह रहे हो क्या? ये एरो बना रहा है, क्या करे इधर जाकर? ठीक है, तो आई एम एंडिंग द सेशन हियर, राइट? यू हैव योर केमिस्ट्री क्लास इन 10 मिनट्स। कंपास का ऑप्शन है ये, देखो ये प्रत्युष को कहाँ कंपास दिख रहा है भाई साहब आपको? हैं? अच्छा, इसकी बात कर रहे हो। सॉफ्टवेयर का नाम दे देता हूँ ना, डाउनलोड करके जितना एक्सप्लोर करना है करते रहना। ये देखो सब एनोटेशन का फायदा उठा रहे हैं। चलो, थैंक यू गाइस, एंडिंग द सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में।